नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण से। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो कि जीवित पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये वास्तव में उच्च आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन अणु होते हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम का एक अणु अभिक्रियक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। उच्च विशिष्ट प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। और आखिरी अभिलक्षण है इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। ये एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण हैं, आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। और कुछ अन्य अभिलक्षण भी हैं, उनको आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। एंजाइम उत्प्रेरण में एक क्रियाधार होता है जिसे हम अभिक्रियक भी कहते हैं, और चित्र में जहां पर एस लिखा हुआ है वह क्रियाधार है। जो एंजाइम होता है वो हमारा उत्प्रेरक होता है, उसको हमने ई से लिखा हुआ है। क्रियाधार पर एक सक्रिय सतह होती है। जो एंजाइम होता है वो उस सक्रिय सतह पर बैठ जाता है। सक्रिय सतह पर बैठने के बाद हमें एक एंजाइम क्रियाधार संकुल मिलता है। यह संकुल अस्थिर होता है और इसके कारण क्या होता है, जो एंजाइम है वो उस संकुल को तोड़कर बाहर निकल आता है और हमें उत्पाद मिल जाता है, और एंजाइम हमारा बिना किसी बदलाव के हमें वापस मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं उद्योगों में उत्प्रेरण। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 3 ऐसे उद्योग हैं जहां पर उत्प्रेरण का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो है वो है अमोनिया उत्पादन के लिए हाबर प्रक्रम। हाबर प्रक्रम में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरण के रूप में। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम में। इसमें प्लैटिनीकृत एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है वो है संस्पर्श प्रक्रम, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें प्लैटिनीकृत एस्बेस्टोस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, जिसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडों के वर्गीकरण के बारे में। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। हम एक एक करके इन तीनों वर्गीकरणों की बात करते हैं। पहला जो है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, उसके लिए एक टेबल है, आपको इस टेबल को याद करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के बारे में दिया हुआ है। वो ठोस, द्रव और गैस हो सकती हैं, और उस आधार पर हमने कोलाइड का प्रकार निर्धारित किया है। जब ठोस ठोस होता है तो उसे हम ठोस सॉल कहते हैं। जब ठोस द्रव होता है उसे हम सॉल कहते हैं। जब ठोस गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। जब द्रव ठोस होता है उसे हम जेल कहते हैं। जब द्रव द्रव होता है उसे हम इमल्शन कहते हैं या फिर पायस भी कहते हैं उसे। जब द्रव गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। गैस और ठोस होता है उसे हम ठोस सॉल कहते हैं।
और जब गैस द्रव होता है उसे हम फोम कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी है, वो आप देख लीजिए और इस पूरे टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं द्रवरागी कोलाइड के बारे में। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि जैसे पदार्थों को एक उपयुक्त तरल के साथ मिलाकर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडीसॉल द्रवरागी कोलाइड कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय सॉल होते हैं और पर्याप्त स्थायी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्रव विरागी कोलाइड के बारे में। धातु, उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडीसॉल नहीं बनते। इनके कोलाइडीसॉल को विशेष विधियों से ही बनाया जाता है। ऐसे सॉल द्रव विरागी सॉल कहलाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। आप द्रवरागी और द्रव विरागी कोलाइडों के बारे में अपनी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बहुआण्विक कोलाइड के बारे में। विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसा एक स्पीशीज बनाते हैं, जिसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। यहाँ पर कोलाइडी सीमा में जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज बहुआण्विक कोलाइडी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं वृहदाण्विक कोलाइड। वृहदाणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें वृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। ऐसे निकाय वृहदाण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड बहुत स्थायी होते हैं। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सहचारी कोलाइड, जिसे मिसेल भी कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि मिसेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम आगे और बात करने वाले हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, एवं सांद्रता एक निश्चित से अधिक होती है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में जाना और आखिरी में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से इन सब चीजों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोलाइड बनाना के बारे में जानेंगे। आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।